नमस्कार। आज की इस क्लास में हम फार्मेसी लॉ और एथिक्स के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर पर बात करेंगे। कभी सोचा है कि इंडिया में दवाइयों की कीमतें आखिर तय कैसे होती हैं? तो बस आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इसमें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनटीपीए और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स मतलब एनएलईएम का क्या रोल होता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी एनपीपीए से, फिर हम डीपीसीओ को समझेंगे। इसके बाद हम प्राइसिंग के तरीकों और पॉलिसीज पर बात करेंगे और आखिर में हम एसेंशियल मेडिसिन्स की पूरी लिस्ट यानी एनएलएम और उसके सभी सेक्शंस को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए। इसे हम इस पूरे सिस्टम के पिरामिड में सबसे ऊपर रख सकते हैं क्योंकि यही वो टॉप बॉडी है जो इंडिया में दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम एनपीपीए को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1997। इसका मतलब ये है कि एनपीपीए भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंडर काम करने वाली एक आज़ाद संस्था है जिसे साल 1997 में बनाया गया था। अगला पॉइंट है एम, फिक्सिंग रिवाइजिंग प्राइसेस ऑफ कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो इसका मेन मकसद है जो कंट्रोल्ड दवाएं हैं उनकी कीमतों को तय करना या उनमें ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करना, साथ ही ये पक्का करना कि जरूरी दवाएं हर किसी को सही दाम पर आसानी से मिले। साइड नोट में लिखा है रिड्यूसेस बर्डन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर, मतलब ये संस्था हेल्थ केयर पर होने वाले हमारे पर्सनल खर्चे के बोझ को कम करने में भी मदद करती है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एनपीपीए। 1. फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसका मतलब है जरूरी और जान बचाने वाली दवाओं की कीमतें तय करना। 2. Monitoring prices of decontrolled drugs must not exceed ceiling price। इसका मतलब है जिन दवाओं पर सीधा कंट्रोल नहीं है उनकी कीमतों पर भी नजर रखना ताकि वो सरकार की तय की हुई ऊपरी लिमिट से ज्यादा महंगी न बिकें। 3. Imposing penalties fines for overcharging। मतलब अगर कोई कंपनी या दुकानदार दवा के लिए ज्यादा पैसे लेता है तो उस पर जुर्माना लगाना। 4. Monitoring availability of essential drugs। इसका मतलब है मार्केट में जरूरी दवाओं की सप्लाई पर नजर रखना ताकि उनकी कोई कमी ना हो। 5. Ensuring transparency of pricing mechanisms। यानी कीमतें तय करने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेमोनिक याद रख सकते हैं। FMPMT, फिक्सिंग, मॉनिटरिंग प्राइसेस, पेनल्टीज, मॉनिटरिंग अवेलेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी डीपीसीओ। इसे हम एनपीपीए का सबसे मेन हथियार कह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो कानूनी ऑर्डर है जिसके जरिए एनपीपीए अपने सारे नियम कानून लागू करती है। यहाँ हम डीपीसीओ 2013 के बारे में बात करेंगे। सबसे ऊपर लिखा है इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किया है। अब देखते हैं इसकी की डिटेल्स। एनपीपीए फिक्सेस, रिवाइजेस प्राइसेस ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग्स एंड मॉनिटर्स डीकंट्रोल्ड ड्रग्स। मतलब एनपीपीए कंट्रोल्ड दवाओं की कीमतें तय करता है और डीकंट्रोल्ड दवाओं पर नजर रखता है। कवर्स ऑल फॉर्मुलेशंस इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स एनएलईएम, यानी ये एनएलएम जो हमारी ज़रूरी दवाओं की लिस्ट है उसमें शामिल सभी दवाओं पर लागू होता है। प्राइसेस रिवाइज्ड बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई। कीमतों में जो बदलाव होता है वो थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के आधार पर किया जाता है। प्रमोट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ विया फेयर कॉम्पिटिशन। इसका मतलब है कि ये फेयर कॉम्पिटिशन के जरिए देश के दवा उद्योग को आगे बढ़ने में मदद करता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीसीओ 2013 पर, यानी इसके मकसद क्या हैं। 1. फिक्सिंग मैक्स प्राइसेस ऑफ एसेंशियल या लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर अफोर्डेबिलिटी। जरूरी दवाओं की मैक्सिमम कीमत तय करना ताकि वो सबके बजट में रहें। 2. रेगुलेटिंग प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस इन एनएलईएम। एनएलईएम में शामिल बल्क ड्रग्स और बनी बनाई दवाओं की कीमतों को रेगुलेट करना। 3. मॉनिटरिंग डीकंट्रोल्ड ड्रग प्राइसेस। डीकंट्रोल्ड दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखना। 4. एनकरेजिंग डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री ग्रोथ इनोवेशन। अपने देश के फार्मा उद्योग के विकास और नए रिसर्च को बढ़ावा देना।
एंड फाइनली रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, और आखिर में हेल्थ केयर पर होने वाले पर्सनल खर्च को कम करना। हमारा अगला सेक्शन है प्राइसिंग मैकेनिज्म्स एंड पॉलिसी। इसमें हम ये समझेंगे कि दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करने के तरीके और नीतियां असल में है क्या, मतलब ये पूरा काम कैसे और क्यों किया जाता है। इस स्लाइड में दो कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर किया गया है। पहले लेफ्ट साइड वाला कॉलम देखते हैं, सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स। डेफिनेशन, डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर फॉर्मुलेशंस। इसका मतलब है ये उन कच्चे माल की कीमत तय करता है जिनसे आगे चलकर दवाइयां बनती हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, सप्लाई डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट्स, रेगुलेशंस, मार्केट कॉम्पिटिशन। अब इस कीमत पर कई चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे सप्लाई और डिमांड, बनाने का खर्चा, सरकारी नियम और मार्केट में कॉम्पिटिशन। रेगुलेशन, NPPA fixes prices based on manufacturing cost, market trends and wholesale price index WPI। तो NPPA कच्चे माल की कीमत, उसे बनाने के खर्चे, मार्केट के ट्रेंड और WPI के आधार पर तय करता है। अब राइट साइड वाला कॉलम देखते हैं, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशंस। डेफिनेशन, प्राइस कंज्यूमर पेज फॉर फिनिश्ड डोजेज, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। ये वो कीमत है जो हम और आप एक तैयार दवा जैसे कि टैबलेट या सिरप के लिए देते हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट्स, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशंस। इस पर भी कच्चे माल, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और सरकारी नियमों का असर होता है। सीलिंग प्राइस, द मैक्स प्राइस चार्जेबल, determined by NPPA based on manufacturing cost, market trends and WPI। सीलिंग प्राइस वो मैक्सिमम कीमत है जो किसी दवा के लिए ली जा सकती है और इसे भी NPPA ही तय करता है। नीचे एक बहुत ज़रूरी नोट है, NPPA monitors decontrolled drugs to ensure they don't exceed ceiling prices। यानी NPPA उन दवाओं पर भी नज़र रखता है जो सीधे कंट्रोल में नहीं है, ताकि उनकी कीमत भी सीलिंग प्राइस से ज़्यादा ना हो पाए। यहाँ हम कुछ और ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस। डेफिनेशन, फॉर्मुलेशंस इंक्लूडेड इन NLEM, एसेंशियल फॉर हेल्थ नीड्स। ये वो दवाएं हैं जो NLM यानी ज़रूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल हैं। सीलिंग प्राइस, मैक्स प्राइस फिक्स्ड बाय NPPA बेस्ड ऑन कॉस्ट, मार्केट ट्रेंड्स, WPI। ये NPPA द्वारा तय की गई मैक्सिमम कीमत है। रिटेल प्राइस, प्राइस कंज्यूमर पेज, रेगुलेटेड बाय NPPA सेटिंग अ सीलिंग। एक्चुअल प्राइस कैन बी लोअर, डिस्काउंट्स बट नॉट हायर। ये वो कीमत है जो कस्टमर देता है। NPPA एक सीलिंग प्राइस तय करके इसे कंट्रोल करता है। दुकानदार डिस्काउंट देकर इससे कम में बेच सकता है, लेकिन ज्यादा में बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002। कॉन्टेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट रेगुलेशन रिलीज्ड इन 2002। ये 2002 में जारी की गई गाइडलाइंस हैं जो दवा उद्योग के विकास और रेगुलेशन के लिए बनाई गई हैं। इसके 8 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी 8 मुख्य उद्देश्य। 1. प्रमोट इंडस्ट्री ग्रोथ, ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस। इंडस्ट्री की ग्रोथ और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन को बढ़ावा देना। 2. इंश्योर क्वालिटी अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स। अच्छी क्वालिटी वाली और सस्ती जरूरी दवाएं पक्का करना। 3. प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिड्यूस इंपोर्ट्स। देश में ही दवाओं के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना ताकि बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़े। 4. प्रमोट एक्सपोर्ट्स। दवाओं के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। 5. प्रमोट एंड इनकरेज जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना। 6. फॉस्टर इनोवेशन एंड R&D। दवा के क्षेत्र में नए इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना। 7. इनकरेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाना। 8. रेगुलेट प्राइसिंग फॉर अफोर्डेबिलिटी। और आखिर में दवाओं को सस्ता बनाए रखने के लिए कीमतों को रेगुलेट करना। तो अब तक हमने पॉलिसीज और नियमों को समझ लिया। अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, द एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट, NLM। अब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, उन असली दवाओं की लिस्ट देखेंगे जिन पर ये सारे नियम लागू होते हैं। यहाँ से हम NLEM 2022 को समझना शुरू करेंगे। पहले इस बॉक्स में दी गई जानकारी को देखते हैं। प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बेस्ड ऑन WHO मॉडल लिस्ट, updated every 2 years, includes generic/branded, covers various therapeutic categories, used by NPPA to fix maximum retail prices। इसका मतलब है कि NLM को हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तैयार करता है। ये WHO की मॉडल लिस्ट पर आधारित है और इसे हर 2 साल में अपडेट किया जाता है। इसमें जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों तरह की दवाएं शामिल होती हैं और NPPA इसी लिस्ट का इस्तेमाल दवाओं की मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करने के लिए करता है। अब देखते हैं सेक्शन 1, मेडिसिन्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया। 1.1 जनरल एनेस्थीसिया। इसमें हैलोथेन, आइसोफ्लुरेन, केटामीन,
नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रोपोफॉल, सेवोफ्लुरेन और थायोपेंटॉन जैसी दवाएं हैं। 1.2 लोकल एनेस्थीसिया, इसमें ब्यूपिवोकेन, लिग्नोकेन और लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन है। 1.3 प्रीऑपरेटिव सेडेशन, इसमें एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, मिडाजोलेम और मॉर्फिन है। 1.4 मसल रिलैक्सेंस, और इसमें एट्रोक्यूरियम, बैक्लोफेन, न्यूस्टिग्मीन, सक्सिनिलकोलिन और वैक्यूरोनियम शामिल हैं। इस हिस्से में हम एनएलएम में दी गई एसेंशियल मेडिसिन्स की कुछ सबसे कॉमन और ज़रूरी कैटेगरीज को एक-एक करके कवर करेंगे। इस स्लाइड में हम सेक्शन 2, 3 और 4 को देखने वाले हैं। पहला है सेक्शन 2, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एनएसएआईडीज, गाउट, र्यूमेटॉइड। ये दवाएं दर्द, बुखार, सूजन, गाउट और गठिया जैसी तकलीफों में काम आती हैं। 2.1 नॉन ओपियोइड्स / एनएसएआईडीज, इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, डिक्लोफेनाक, आइब्यूप्रोफेन, मिफेनामिक एसिड और पैरासिटामॉल हैं। 2.2 ओपियोइड्स, इसमें फेंटेनिल, मॉर्फिन और ट्रामाडोल हैं। 2.3 गाउट, इसमें एलोप्यूरिनॉल और कॉल्चिसिन है। 2.4 र्यूमेटॉइड, इसमें एज़ाथायोप्रेन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, मिथोट्रेक्सेट और सल्फरसेलेजीन है। अब है सेक्शन 3, एंटी एलर्जिक्स। ये एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए दवाएं हैं, जैसे एड्रेनलिन, सिटरिजीन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, फेनिरामीन और प्रेडनिसिलोन। और आखिर में सेक्शन 4, एंटीडोट्स। ये दवाएं जहर या किसी दवा के ओवरडोज के असर को बेअसर करने के लिए होती हैं। 4.1 नॉन स्पेसिफिक, इसमें एक्टिवेटेड कार्बोनेट है। 4.2 स्पेसिफिक, इसमें एट्रोपिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट से लेकर सोडियम थायोसल्फेट तक कई सारी दवाएं शामिल हैं। अब देखते हैं सेक्शन 5, मेडिसिन्स यूज्ड इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों की दवाएं। 5.1 एंटी कन्वल्जेंस / एंटी एपिलेप्टिक्स। ये दवाएं दौरे या मिर्गी के इलाज के लिए हैं। इसमें कार्बामाज़ेपिन, डायाज़ेपैम, फेनेटोइन और सोडियम वैल्प्रोएट शामिल हैं। 5.2 एंटी माइग्रेन, ये माइग्रेन के दर्द के इलाज और उसकी रोकथाम के लिए हैं। इसमें आइब्यूप्रोफिन, पैरासीटामोल, अमिट्रिप्टिलीन और प्रोप्रानोलोल शामिल हैं। 5.3 एंटी पार्किंसनिज्म, ये पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए है, जिसमें लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा और ट्राइहेक्सिफिनिडिल शामिल हैं। 5.4 डिमेंशिया, और ये दवा याददाश्त की कमी यानी डिमेंशिया के लिए है, जिसमें डोनापेजिल शामिल है। अब हम सेक्शन 6 पर आ गए हैं, जो है एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन्स यानी इन्फेक्शन से लड़ने वाली दवाओं के बारे में। ये 2 पार्ट्स में हैं। ये पार्ट 1 है। 6.1 एंड हेलमिंथिक्स, ये पेट के कीड़ों या कृमि संक्रमण के इलाज के लिए हैं। इसमें इंटेस्टाइनल के लिए एल्बेंडाजोल, एंटीफाइलेरियल के लिए डाइथील कार्बामाजीन और शिस्टोसोमल के लिए प्राजिक्वांटल शामिल हैं। 6.2 एंटीबैक्टीरियल्स, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दवाएं हैं। इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। 6.2.1 बीटा लैक्टम्स, इसमें अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन जैसी दवाएं शामिल हैं। 6.2.2 अदर एंटीबैक्टीरियल्स, इसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन जैसी दूसरी एंटीबायोटिक्स आती हैं। चलिए सेक्शन 6 के दूसरे पार्ट को देखते हैं। 6.3 एंटी लेप्रेसी, ये कुष्ठ रोग के इलाज की दवाएं हैं, जैसे क्लोफेजिमीन, डैप्सोन, रिफेम्पिसिन। 6.4 एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी के इलाज की दवाएं हैं, जैसे आइजोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पाइराजिनामाइड। 6.5 एंटी फंगल, ये फंगल इन्फेक्शन की दवाएं हैं, जैसे फ्लूकोनोजोल, इट्रोकोनोजोल। 6.6 एंटीवायरल, ये वायरल इन्फेक्शन की दवाएं हैं, जैसे एसाइक्लोविर, वाल्गेंसिक्लोविर। 6.7 एचआईवी मैनेजमेंट, ये एचआईवी को मैनेज करने की दवाएं हैं, जैसे टेनोफोविर, जिडोवुडीन। 6.8 हेपेटाइटिस बी सी, ये हेपेटाइटिस के इलाज की दवाएं हैं, जैसे एंटिकविर, सोफोसुविर। 6.9 एंटीप्रोटोजोल, ये प्रोटोजोआ इन्फेक्शन की दवाएं हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल। और 6.10 एंटी मलेरियल, और ये मलेरिया के इलाज और बचाव की दवाएं हैं। ये स्लाइड सेक्शन 7 को कवर करती है, जो एंटी कैंसर और पैलिएटिव केयर यानी प्रशामक देखभाल से जुड़ी है। 7.1 एंटी नियोप्लास्टिक, ये कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें 5-फ्लोरोयूरासिल, सिस्प्लैटिन, पैक्लिटैक्सेल और विनक्रिस्टीन जैसी कई दवाएं शामिल हैं।
7.2 हार्मोन्स। ये हार्मोन बेस्ड कैंसर के इलाज की दवाएं हैं, जैसे टेमॉक्सिफिन। 7.3 इम्यूनोसप्रेसिव्स। ये इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाएं हैं, जैसे एज़िथियोप्रीन। 7.4 पैलिएटिव केयर। ये दवाएं गंभीर बीमारियों के लक्षणों और दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं, जैसे मॉर्फिन, ऑन्डेंसेट्रॉन और ट्रामेडोल। अब हम 3 जुड़े हुए सेक्शंस को एक साथ देखेंगे जो ब्लड और हार्ट की हेल्थ से रिलेटेड है। सेक्शन 8 मेडिसिन्स अफेक्टिंग ब्लड। 8.1 एंटी एनीमिया। ये एनीमिया यानी खून की कमी के लिए है, जैसे फेरस सॉल्ट्स और फोलिक एसिड। 8.2 कोआगुलेशन। ये खून का थक्का जमने के प्रोसेस को प्रभावित करती हैं, जैसे हिपैरिन और वॉफरीन। सेक्शन 9 ब्लड प्रोडक्ट्स। इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स और होल ब्लड जैसे ब्लड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सेक्शन 10 कार्डियोवैस्कुलर। ये हार्ट और ब्लड वेसल से संबंधित है। 10.1 एंजाइना, जैसे डिल्टियाज्म, मेटोप्रोलॉल। 10.2 एंटी एरिथमिक, जैसे एमियोडैरोन, डिगॉक्सिन। 10.4 एंटी हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टिन। 10.4 शॉक हार्ट फेलियर, जैसे डिगॉक्सिन, डोपामीन। 10.5 एंटी प्लेटलेट, एंटी थ्रोम्बोटिक, खून के थक्के बनने से रोकने के लिए, जैसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और क्लोपिडोग्रिल। 10.6 हाइपोलिपिडीमिक, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, जैसे एटोवेस्टैटिन। अब हम एनएलएम की समीक्षा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। इसमें हम दवाओं की बची हुई अलग अलग लेकिन बहुत ज़रूरी कैटेगरीज को कवर करेंगे। चलिए इन सेक्शंस को एक एक करके देखते हैं। सेक 11 डर्माटोलॉजिकल टॉपिकल। ये स्किन पर लगाने वाली दवाएं हैं। इसमें एंटी फंगल जैसे क्लोट्रिमाइजोल, एंटीबैक्टीरियल जैसे फ्यूजिडिक एसिड, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे बेटामेथाजोन, कैरेटोलिटिक जैसे सैलिसिलिक एसिड और स्केबिसाइड जैसे परमिथ्रिन शामिल हैं। सेक 12 डायग्नोस्टिक एजेंट्स। ये बीमारियों का पता लगाने में मदद करने वाले एजेंट्स हैं, जैसे ऑफ्थैल्मिक के लिए फ्लोरोसिन और रेडियो कॉन्ट्रास्ट के लिए बेरियम सल्फेट। सेक 13 डायलिसिस। इसमें हीमोडायलिसिस फ्लूइड और पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन शामिल हैं। सेक 14 एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। इसमें एंटीसेप्टिक्स जैसे पोविडोन आयोडीन और डिसइंफेक्टेंट जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड शामिल हैं। सेक 15 डायूरेटिक्स। ये दवाएं शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक को बाहर निकालती हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड और स्पाइरोनोलेक्टोन। आइए अब इन 3 सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 16 ईएनटी। ये कान, नाक और गले से जुड़ी दवाएं हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिसिन और ज़ाइलोमिटाज़ोलिन। सेक्शन 17 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। ये पाचन तंत्र से जुड़ी दवाएं हैं। इसमें अल्सर के लिए ओमेप्राजोल, एंटीएमेटिक्स यानी उल्टी रोकने के लिए डोमपेरिडॉन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीस्पैज्मोडिक, लैक्सेटिव्स यानी कब्ज के लिए, डायरिया के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स और दूसरी दवाएं शामिल हैं। सेक्शन 18 हार्मोन्स और एंडोक्राइन। ये हार्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित है। इसमें एड्रिनल, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डायबिटीज के लिए इंसुलिन और मेटफॉर्मिन, ओव्यूलेशन इंड्यूसर्स, प्रोजेस्टोजेंस और थायराइड के लिए दवाएं शामिल हैं। अब हम अगले 4 सेक्शंस पर फोकस करेंगे। सेक्शन 19 इम्यूनोलॉजिकल्स। ये इम्यून सिस्टम से संबंधित हैं, जैसे डायग्नोस्टिक जैसे ट्यूबरक्लिन पीपीडी, सिरा या आईजीज जैसे एंटी रेबीज और स्नेक वेनम एंटी सीरम, और वैक्सीन्स जैसे बीसीजी, ओपीवी और रेबीज वैक्सीन शामिल हैं। सेक्शन 20 नियोनेटल केयर। ये नए जन्मे बच्चों की देखभाल के लिए हैं, जैसे एल्प्रोस्टेडिल, कैफीन। सेक्शन 21 ऑफ्थैल्मोलॉजिकल। ये आंखों से जुड़ी दवाएं हैं। इसमें इन्फेक्टिव, इन्फ्लेमेटरी, ग्लोकोमा और माइड्रियाटिक्स के लिए दवाएं शामिल हैं। सेक्शन 22 ऑक्सीटॉक्सिक्स/एंटीऑक्सीटॉक्सिक्स। ऑक्सीटॉक्सिक्स दवाएं लेबर शुरू करने में मदद करती हैं और एंटीऑक्सीटॉक्सिक्स समय से पहले लेबर को रोकने में मदद करती हैं। और ये हैं एनएलएम के आखिरी सेक्शंस। सेक्शन 23 साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। ये मानसिक बीमारियों के लिए है, जिसमें साइकोटिक, मूड, एंग्जाइटी, स्लीप, ओसीडी, पैनिक और सब्सटेंस अब्यूज के लिए दवाएं शामिल हैं। सेक्शन 24 रेस्पिरेटरी। ये सांस की प्रणाली के लिए है, जिसमें एंटी एस्थमेटिक दवाएं जैसे ब्यूडेसोनाइड और सैल्बुटामॉल शामिल हैं। सेक्शन 25 फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें ग्लूकोज, रिंगलैक्टेट और सोडियम क्लोराइड जैसे फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सेक्शन 26 विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें विटामिन सी, विटामिन D3 और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं। सेक्शन 27 कोविड-19 मैनेजमेंट। और आखिर में इसमें कोविड-19 मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली दवाएं जैसे डेक्सामेथासोन, पैरासिटामॉल और ऑक्सीजन शामिल हैं। तो इस तरह हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है।
कुल मिलाकर एनपीपीए, डीपीसीओ और एनएलएम का ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि इंडिया में हर किसी को ज़रूरी दवाएं सही कीमत पर और आसानी से मिल सकें। ये हमारे देश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है।